जय हिंद। आज हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सबसे पहले इसका अणुसूत्र देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है SO2। क्या होता है? SO2। और इसका अणुभार कितना होता है? अणुभार एटॉमिक वेट इसका कितना होता है? 64। ओके, ये दो चीज़ें देख ली। अब इसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसको देखते हैं। ओके, क्या देखेंगे? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड ये देख लेते हैं। अब इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है? प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसमें क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में क्या करेंगे? प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करते हैं? तांबे की छीलन। क्या ले लेते हैं? तांबे की छीलन। तांबे की छीलन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त की जाती है। ओके, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस तांबे की छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके प्राप्त की जा सकती है। यानी कि तांबे की छीलन को हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब प्रयोगशाला में गर्म करते हैं तो उससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इसका समीकरण देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, Cu, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? कॉपर का छीलन प्लस H2SO4 प्लस क्या लिखेंगे? H2SO4, इसके दो अणु ले लेंगे, इसको क्या लिखेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या करने पर? गर्म करने पर इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? एक तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। एक तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। दूसरा बन जाएगा जल, H2O। तीसरा बन जाएगा SO2। तीसरा क्या बन जाएगा? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, अच्छा आप देखो, इसको संतुलित कर लो, बैलेंस कर लेते हैं। देखो, कॉपर का एक है तो ये एक है, बराबर है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितने? 2 दूनी 4। 4 हाइड्रोजन है तो ये 2 ये हो गए, तो यहाँ पे 2 और होना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन संतुलित हो गए। उसके बाद में सल्फर 2 है तो एक ये सल्फर हो गया और एक ये सल्फर भी संतुलित हो गए। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 दून 8, 8 ऑक्सीजन इधर है तो 4 ये, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 इधर भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल संतुलित है। इसको क्या लिखेंगे? कॉपर सल्फेट। इसको लिखेंगे कॉपर सल्फेट।
ओके, और ये हमारा जल है, ये क्या है, जल, और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ये समीकरण हो गई। अब इसको बनाने में प्रयोगशाला में कौन कौन सी सामग्री लगती है वो देख लेते हैं, इस सामग्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सामग्री में देखेंगे प्रयोग सामग्री, अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, प्रयोग सामग्री, प्रयोग सामग्री। इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो देख लेते हैं। इसको बनाने में एक तो गोल पेंदी का फ्लक्स होना चाहिए, गोल पेंदी का फ्लस्क। ओके, गोल पेंदी का फ्लस्क। दूसरा थिसिल कीप, थिसिल कीप, और अगला बर्नर, बर्नर। ओके, और कॉपर का छीलन, कॉपर का छीलन, कॉपर का छीलन। और क्या आवश्यकता पड़ती है, निकास नली की, निकास नली, गैस को निकालने के लिए एक निकास नली की आवश्यकता पड़ेगी, तो निकास नली। ओके, अब निकास नली के बाद में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसकी भी तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, इसको गैस को कैसे बनाया जाता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, और किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग होता है, वो ये सारी चीज़ें देख ली हैं हमने। अब इसका डायग्राम बना के बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ओके, अब इसके डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा देख लेते हैं। ये एक फ्लास्क होता है, ये हमारा लगा होता है जार, यानी कि जाली होती है जिस पे रख के हम इसको गर्म करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये जाली है जिस पे रख के हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ओके, इतना पता चल गया। अब देखो, ये जाली है। ओके, इसके नीचे एक बर्नर होता है, बर्नर की सहायता से ही हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से ही हम इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ओके, बर्नर की सहायता से इसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विधि है, विधि में कुछ नहीं लिखना होता है, बस यही इस डायग्राम में जो भी आप करेंगे वही उस विधि में बताना होता है। देखो, जैसे हमने सबसे पहले क्या इसमें लिखेंगे, विधि में इसकी जो बनाने की विधि है उसमें क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क ले लिया। अब इसमें क्या लेते हैं, कॉपर का छीलन। सर्वप्रथम हम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में तांबे के कॉपर का कुछ छीलन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉपर का कुछ छीलन, कॉपर का छीलन। ओके, सर्वप्रथम एक गोल फ्लास्क में, गोल पेंदी वाले फ्लास्क में कॉपर का छीलन लेते हैं। ओके, उसके बाद में इस फ्लास्क में एक 2 कॉर्क वाली
ओके, क्या करते हैं, इसके फ्लस्क के मुंह पर एक 2 छेद वाली कॉर्क लगा देते हैं, 2 छेद वाला कॉर्क लगाते हैं, और इसके पहले छेद में हम एक थिसिल कीप, इसको क्या कहेंगे, थिसिल कीप, थिसिल कीप, थिसिल कीप लगा लेते हैं तथा दूसरे छेद में एक निकास नली लगा लेते हैं। ओके, इसके बाद में ये लिखेंगे कि इसके अलावा एक और गोल फ्लस्क लेते हैं, इसके अलावा एक और गोल फ्लस्क लेते हैं। ओके, जिसमें क्या ले लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें ये क्या भरा रहता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये भरा रहता है। अब इसके बाद में ये लिखेंगे इसके आगे कि इस पहले फ्लस्क की निकास नली को दूसरे फ्लस्क के पहले छेद के साथ में जोड़ देते हैं, और दूसरे फ्लस्क में भी 2 छेद वाला कॉर्क लगाते हैं, पहले छेद में, है ना, पहले छेद में पहले वाले फ्लस्क के दूसरे निकास नली के दूसरे सिरे को इस फ्लस्क में लगा लेते हैं, तथा दूसरे छेद में एक अन्य निकास नली लगा देते हैं। ये भी क्या है, हमारी निकास नली है, निकास नली, और ये भी हमारी क्या है, निकास नली, ये क्या है, हमारी निकास नली। अब ये क्या है हमारा, ये एक पात्र है जिसमें हम क्या करेंगे, SO2 को, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को एकत्रित करेंगे। ये क्या हमारी आ गई इसमें, ये SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 क्या आ गई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इसकी पूर्णतः क्रियाविधि क्या होती है वो देख लेते हैं। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लस्क में कुछ कॉपर का कुछ छीलन लेते हैं, और इसमें 2 छेद वाला एक कॉर्क लगा देते हैं। इसके पहले छेद में एक थिसिल कीप लगा लेते हैं, जिसमें कि थिसिल कीप की सहायता से H2SO4 को डालते हैं, और H2SO4 को इतना डालते हैं कि ये जो थिसिल कीप की नली है ये इसी में डूबी रहे, H2SO4 में डूबी रहे, इतना डालते हैं कि ये नली डूब जाए। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब आगे देखते हैं। इसके बाद में इसको क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से, ये हमारा क्या है, बर्नर। इसके बाद में इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करके फिर इस दूसरे छेद में लगी इस निकास नली की सहायता से इसको एक दूसरे फ्लस्क में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसमें कि पहले से ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मौजूद होता है। इस फ्लस्क में भी 2 छेद वाला कॉर्क लगा होता है। इसके पहले छेद में पहले फ्लस्क की दूसरी निकास नली का दूसरा सिरा पहले छेद में जोड़ देते हैं, तथा दूसरे छेद में एक अन्य निकास नली को निकाल करके एक पात्र में ले जाते हैं, जहां पर हम अपना सल्फर डाइऑक्साइड एकत्रित करते हैं बेल जार में। ओके, ये एक प्रकार का बेल जार मान लीजिए आप। तो इतना आपको समझ में आ गया। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे डायग्राम के माध्यम से। अब हम आपको बताएंगे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। ओके, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी आपको ऐसे ही लिखना है, जो भी आप इस डायग्राम में करेंगे वही थ्योरी में लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं होता है। बस यही कि एक गोल पेंदी का फ्लस्क लिया, एक गोल पेंदी के फ्लस्क में कॉपर की कुछ छीलन ली, उसके बाद में इसमें एक 2 छेद वाला कॉर्क लगाया, ये सब अपनी कॉपी पे लिख देंगे। और इसमें पहले छेद में एक थिसिल कीप लगाई, दूसरे छेद में एक निकास नली लगा दी, और इसके नीचे बर्नर लगाया, तथा
और इसकी थिसिल कीप की सहायता से इसमें H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को इतना डालते हैं ताकि ये जो थिसिल कीप की नली है ये इसमें डूबी रहे। ये जितनी भी प्रक्रिया आप इसमें करेंगे वही उसमें विधि में लिखना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, यानी कि गुण। इसके रासायनिक और भौतिक गुण देखने से पहले थोड़ी सावधानियां देख लेते हैं, जो सावधानियां हमें रखनी चाहिए प्रयोगशाला में इसको बनाते समय। तो वो कौन कौन सी सावधानियां होती हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके गुणों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सावधानियां देखो, सबसे पहले तो फ्लस्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। अगर एक ही दम से गर्म कर दोगे तो फट जाएगा। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या है, फ्लस्क को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। ओके। दूसरी जो सावधानी है वो ये बरतनी है कि उपकरण बिल्कुल वायुरोधी होना चाहिए, जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके। उपकरण कैसा होना चाहिए, उपकरण वायुरोधी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वायुरोधी होना चाहिए। ओके, दो सावधानियां हो गई। और तीसरी सावधानी इसमें ये देखना है कि गैस जार सूखा होना चाहिए। गैस जार कैसा होना चाहिए, गैस जार सूखा होना चाहिए। अगर क्यों सूखा होना चाहिए, क्योंकि ये गैस जो है जल में विलय होती है। अगर सूखा नहीं होगा तो उसी में मिल जाएगी, क्योंकि यह जल में विलय है। ओके। तीसरी जो सावधानी बरतनी है वो जो हमने बताया था, थिसिल कीप हमेशा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबी रहना चाहिए। क्या, थिसिल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूबा रहना चाहिए। क्या होगा, थिसिल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूबा रहना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये सावधानियां भी तुमने देख ली कि कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग, भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण। ओके, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, जैसे मान लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुणों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर इसका क्या देखेंगे हम कि ये जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, ये एक रंगहीन और तीव्र गंध वाली गैस होती है। कैसी होती है, रंगहीन, यानी कि इसका कोई रंग होता ही नहीं है। यह एक कैसी गैस है, यह एक रंगहीन एवं तीव्र गंध वाली, इसमें गंध बहुत तेज आती है, तीव्र गंध वाली गैस है। एक नंबर तो ये हो गया इसका भौतिक गुण, एक ये है। दूसरा, यह गला घोटने वाली विषैली गैस है। यह
गला घोटने वाली विषैली गैस है। दो हो गए इसके भौतिक गुण। और तीसरा देख लेते हैं, यह वायु से भारी होती है। गला घोटने वाली, गला घोट कर मारा जाए अगर इस गैस को किसी रुमाल पे स्प्रे करने के बाद में किसी के मुंह पे ऐसे रख दिया जाए तो उसका सांस नहीं ले पाएगा, वो गला घोट जाएगा उसका। तो अगला जो गुण है इसका वो ये है कि यह वायु से भारी होती है। कैसी होती है? वायु से भारी होती है। ओके। और अगला जो इसका गुण है वो यह जल में विलय भी होती है। यह जल में विलय, यह जल में क्या होती है? विलय होती है। तो हमने भौतिक गुणों को इसकी सावधानियों को देख लिया, इसके भौतिक गुणों को देख लिया। अब हम लोग इसके देखेंगे रासायनिक गुणों को। अब हम लोग इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। ओके। तो इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, जल से क्रिया। अगर इसकी क्रिया जल से करवाई जाए तो क्या होगा? जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। तो इसका जो पहला रासायनिक गुण है वो क्या है? जल से अभिक्रिया। बहुत से हैं इसके रासायनिक गुण, बहुत से हैं, उनमें से कुछ गुणों को हम बताएंगे यहाँ पे। तो रासायनिक गुणों में जल से अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है, क्या बनता है, वही चीज़ देखेंगे। तो यह जल में घुलकर यह सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। यह जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। ओके। यह जल में घुलकर क्या बनाती है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। इसका जलीय घोल अम्लीय होता है। इसका जलीय घोल कैसा होता है? इसका जलीय घोल अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ओके। यह नीले लिटमस को लाल करती है। तो इसका जो समीकरण है वो देख लेते हैं। HO2 का मतलब क्या हुआ? जल। और SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों की जब क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2 और SO2। हाँ, दो O ये हैं, एक ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? SO3। ठीक। इसको क्या कहेंगे? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। ओके। अब इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, क्लोरीन से अभिक्रिया। दूसरा क्या होगा? दूसरा इसका रासायनिक गुण क्या है? क्लोरीन से अभिक्रिया। क्लोरीन से क्रिया या अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करके यह यौगिक सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन से अभिक्रिया करके, इसमें क्या लिखेंगे? क्लोरीन से क्रिया करके
यह क्लोरीन से क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड सल्फ्यूरिल क्लोराइड ओके, क्या सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी कि SO2Cl2 बनाती है। तो देख लेते हैं, एक तो क्या लेंगे हम लोग, SO2 ले लिया प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन। सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया किससे करवाएंगे, क्लोरीन से। ये क्या है, क्लोरीन है, ये तो पता ही है आप लोगों को, क्लोरीन ओके। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ओके। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, SO2Cl2। इसको क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ओके। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग इसका उपयोग और परीक्षण दोनों देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, इसका उपयोग और परीक्षण। इसके बहुत से ये रासायनिक गुण बहुत से हैं। एक और अगर देखना चाहो आप लोग तो देख सकते हैं, जलनशीलता। ठीक है, तो ये जलनशीलता क्या होती है कि ये जो होता है ना तो जलता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये ना तो जलती है और ना ही दूसरे को जलने देती है, ना ही तो जलने में सहायक होती है। यानी कि ना स्वयं जलती है ना दूसरे को जलने में सहायता करती है, परंतु जलता हुआ मैग्नीशियम और पोटेशियम इसमें जलता रहता है, ये नहीं जलता है ओके। तो अब हम लोग इसके उपयोग देख सकते हैं, इसके यूज क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है, क्या होता है, उपयोग यानी कि यूज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग ओके। तो सबसे पहला नंबर इसमें लिखेंगे, सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे, कीटाणुनाशी के रूप में। किसमें, कीटाणुनाशी के रूप में। कीटाणुओं को खत्म करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो एक नंबर तो हो गया कीटाणुनाशी के रूप में। दूसरा चीनी के शुद्धिकरण में। दूसरा क्या होगा, चीनी के शुद्धिकरण में। चीनी के शुद्धिकरण में। चीनी के शुद्धिकरण में। तीसरा नंबर देख लेते हैं, विरंजक के रूप में। क्या, विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। ठीक है, तो अगला क्या है, विरंजक के रूप में। और इसके बाद में अगला देख लेते हैं, इसका यूज क्या होता है, नंबर 4, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में ओके। अब इसके बाद में इसका परीक्षण देख लेते हैं। इसका हम लोग परीक्षण कैसे करेंगे, यानी कि पहचानेंगे कैसे, यानी परीक्षण जब हम लोग बना करके रेडी करेंगे तब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यही है वो, यानी कि जो उत्पाद हम बना रहे हैं वो यही बना है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली पहचान, इसकी गंध तीव्र व गला घोटने वाली होती है। ठीक है, तो इसकी गंध
तीव्र व गला घोटने वाली होती है। ठीक है। नंबर दूसरा, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ये सबसे अच्छी पहचान है, इसकी गंध जो होती है बहुत तीव्र होती है और गला घुटन सी महसूस होती है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल को हरा कर देती है। ओके, क्या करती है? यह पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल को हरा कर देती है। ओके, तो इसका बस इतना ही है और आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।